संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में वैध कानूनी निविदा के रूप में दुनिया भर में कुल 180 मुद्राओं को मान्यता देता है। आधुनिक समय में मुद्राओं को भारी नुकसान हुआ है, एक देश में अतिवृष्टि के कारण। नियंत्रण से बाहर की कीमतों के बारे में सोचें और बैंक नोटों पर बहुत सारे शून्य। मेरा नाम है जैक और ये है 10 सबसे खराब मुद्रा अवमूल्यन हैं। हमने अपनी उल्टी गिनती 10 नंबर से शुरू कर रहे हैं, जहां युद्ध, हाइपरफ्लेशन और किसी देश की मुद्रा का संबद्ध अवमूल्यन अक्सर युद्ध के समय या उसके बाद भी होता है। 1949 में ताइवान के ताइवान डॉलर के साथ ऐसा ही हुआ। यह छोटा सा द्वीप चीनी गृह युद्ध से अभी निकला ही था और राष्ट्रवादियों कुओमितांग बलों ने ताइवान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। युद्ध ने 1949 तक ताइवान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। मुद्रास्फीति 399% पर थी और 1 लाख के मूल्य के नोट प्रचलन में थे। बेकार मुद्रा को नए ताइवान डॉलर द्वारा बदल दिया गया था। पुराने ताइवान डॉलर जल्दी से एक अवशेष बन गया। अर्जेंटीना वो देश है जिसे हम 9वें नंबर पर रखते हैं, जहां हाइपरइन्फ्लेशन और बेकार मुद्राओं की अपनी उचित हिस्सेदारी रही है। अर्जेंटीना ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रूर ऋणों के कुप्रबंधन के कारण चरम मुद्रास्फीति से पीड़ित होना शुरू कर दिया था। 1981 तक अत्यधिक मुद्रास्फीति हाइपरफ्लेशन में प्रवेश कर गई थी और सरकार 1 मिलियन पेसोस के मूल्य के बैंक नोट जारी कर रही थी। आश्चर्य की बात है कि 1982 में पास के ब्रिटिश फॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण करके और हार कर जनता ने भारी आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की। 8वें नंबर पर हमारे देश के बारे में जो उल्लेखनीय है वह यह नहीं है कि यह हाइपरफ्लेशन और अवमूल्यन वाली मुद्रा से ग्रस्त है, बल्कि इसे 14 वर्षों तक हाइपरइन्फ्लेशन से भी जूझना पड़ा है और इसकी कई अवमूल्यन मुद्राएं हैं। 1980 और 1994 के बीच वह देश ब्राजील था। यह एक समय था जब वार्षिक मुद्रास्फीति लगातार 3 या 4 अंकों की संख्या में थी और देश ने अंडरवियर जैसी मुद्राओं को बदल दिया था। उन वर्षों के दौरान ब्राजीलियाई मुद्राओं में क्रूजादो नोवो, क्रूजेरो और क्रूजेरो रियल शामिल थे। चमत्कार यह है कि ब्राजील उन हालातों से कभी बाहर आ पाया। हम लैटिन अमेरिका में रहते हैं और सीमा से दक्षिण में 7वें नंबर पर है मैक्सिको। यह 1982 में मैक्सिको था जो कई लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में से पहला था जो 1980 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऋण पर संप्रभु ऋण के रूप में जाना जाता था। सामाजिक कार्यक्रमों और कम तेल की कीमतों पर भारी सार्वजनिक ऋण और एक मुद्रास्फीति दर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जो 10,000% तक ऊंचाई पर पहुंच गया था। मैक्सिको की अर्थव्यवस्था फ्रीफॉल में थी और देश दिवालियापन के इतने करीब था कि सितंबर 1982 में मैक्सिकन सरकार को अस्थायी रूप से सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए 5वें विला पर गर्व नहीं होता। पोलैंड 6ठे नंबर पर है और हाइपरइन्फ्लेशन की चपेट में आने से पहले वे मुश्किल से एक नया स्वतंत्र देश बन पाए थे। पोलैंड ने 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, फिर भी बोल्शेविक रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा। 1923 तक मुद्रास्फीति में नाटकीय रूप से तेजी आई थी और जर्मन मार्क के पतन के जवाब में पोलिश मार्क बहुत गिर गया था। 31 मई 1923 तक विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के लिए 52,875 पोलिश मार्क था। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में गरीब ध्रुवों पर विराम नहीं लग सका। युद्ध के इन्हीं अंजाम को दर्शाते हुए हम 5वें नंबर पर रखते हैं ग्रीक ड्राचमा को। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर ग्रीस पर नाजियों का कब्जा हो गया था और उनकी अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए पीड़ित हो गई थी। हालांकि चीजें तब नियंत्रण से बाहर हो गईं जब निर्वासन में यूनानी सरकार ने अक्टूबर 1944 में एथेंस का नियंत्रण वापस ले लिया। एक महीने में 13,800% और नवंबर में 1,600% की कीमतें बढ़ी, चूंकि 1944 के अंत तक युद्ध की लागत की वजह से हर 4 दिन में की कीमतें दोगुनी हो गई थी। यह वास्तव में एक ग्रीक त्रासदी थी। शायद किसी पीड़ित देश का सबसे प्रसिद्ध मामला हाइपरफ्लेशन का अत्यंत भय। हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 पर है 1920 का वाइमार रिपब्लिक। जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हार गया था और वर्साई की संधि द्वारा अपमानित और कुचला गया था। 1923 में नए वाइमार रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया गया। पुनर्खरीद की भारी लागत 29,500% तक पहुंच गई। जनवरी 1913 में 5 मिलियन मार्क का सिक्का $714.29 का था और यह कीमत अक्टूबर 1923 में 1 सेंट के 1000वें हिस्से जितनी रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि जर्मनों ने अपनी मुद्रा को वॉलपेपर या पतंग बनाने के रूप में उपयोग किया होगा। निकट पतन में एक देश जिसके पास कुल पतन में मुद्रा है, हमारे नंबर 3 पर है। वो देश यूगोस्लाविया था जो हाइपरइन्फ्लेशन द्वारा घेर लिया गया था और जिसकी निकटवर्ती मुद्रा दीनार थी। यह सब यूगोस्लाव युद्धों के कारण यूगोस्लाव राज्य के टूटने के कारण हुआ जो 1990 के दशक के प्रारंभ तक क्षेत्र में हमेशा से अनिश्चित और सामान्य अस्थिरता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी देश को तबाह कर रहे थे।
1993 में 1 मिलियन प्रतिशत प्रति माह की मुद्रास्फीति दर और 500 बिलियन दीनार बैंकनोट्स की रिहाई के साथ चीजें सामने आईं। यह यूगोस्लाविया के लिए अंत की शुरुआत थी। एक ऐसे देश में रहने की कल्पना करें जहां मासिक मुद्रास्फीति की दर 79 बिलियन प्रतिशत थी। नवंबर 2008 में जिम्बाब्वे के लोगों को यही सहना पड़ा और यही वजह है कि इस दुखद काउंटडाउन में जिम्बाब्वे नंबर 2 पर है। एक बार अफ्रीकी सफलता की कहानी बदल गई जब उसके तानाशाह राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने 2000 में संपत्ति कानूनों पर हमले शुरू किए। कुछ वर्षों के भीतर देश आर्थिक मंदी में था और $100 ट्रिलियन के बैंकनोट प्रचलन में थे। कोई आश्चर्य नहीं कि दक्षिण अफ्रीकी रैंड और अमेरिकी डॉलर जिम्बाब्वे की दे फैक्टो मुद्रा बन गए, जो खराब आर्थिक आकार को दर्शाता था। हमारे काउंटडाउन के नंबर 1 पे है एक ऐसा देश जो हाइपरफ्लेनेशन की सबसे खराब स्थिति और अवमूल्यन वाली मुद्रा के लिए जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए अभी 1 साल ही हुआ था कि एक छोटा मध्य यूरोपीय देश हंगरी युद्ध से तबाह हो गया था। 1946 तक 100 क्विंटिलियन हंगेरियन पेंगो बैंकनोट प्रिंट में था। दैनिक मुद्रास्फीति 195% पर थी, जिसका मतलब था कि कीमत हर 15.6 घंटे में दोगुनी हो रही थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि जब अगस्त 1946 में मुद्रा को बदल दिया गया था, तो परिसंचरण में सभी हंगेरियन बैंकनोटों का मूल्य केवल एक अमेरिकी डॉलर के 1000वें हिस्से जितना रह गया था। जरा ये कल्पना करने की कोशिश करो। तो ये थे अब तक के 10 सबसे खराब मुद्रा अवमूल्यन। इस तरह से और अधिक शीर्ष सूचियों के लिए इसे लाइक करें और चैनल की सदस्यता लें। हमारी अन्य शीर्ष सूचियों को देखना न भूलें। देखने के लिए और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।